हेलो एवरीवन। तो आज करेंगे नेक्स्ट यूनिट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जो कि 11th क्लास का चैप्टर है। और लास्ट में PYQ करवाऊंगी, जैसे कि हर वीडियो के लास्ट में करवाती हूँ, कि इस चैप्टर से देखना कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अभी काफ़ी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, पहले इनको समझते हैं क्या है इसमें। देखो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने 3 मेन लॉ दिए थे भी, 3 हैं लॉ इसके, जिसके डिपेंडेंसी क्वेश्चंस में मतलब यूज होती है। कैसे देखो, फर्स्ट लॉ क्या बताया था न्यूटन ने? फर्स्ट लॉ बताया था कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। ठीक है, अप्लाई होगा तो ये कह रहा है वो चेंज होगा, वरना वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, उसकी पोजीशन मोशन में तो मोशन में ही रहेगी। एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो वो उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, मोशन से रेस्ट हो सकता है, रेस्ट से मोशन। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। न्यूटन सेकंड लॉ ने बताया था जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dp/dt। p यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है अभी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, p की वैल्यू क्या होती है? मास इनटू वेलोसिटी। तो ये कह रहा है एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो चेंज होगा। d/dt का मतलब होता है चेंज। किसके अंदर चेंज होगा? लीनियर मोमेंटम के अंदर। क्यों? क्योंकि फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, फोर्स मतलब स्पीड कम है, तुम बढ़ा रहे हो तो भी लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा, क्योंकि v चेंज का मतलब होता है, देखो dp/dt का मतलब होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मतलब p2 माइनस p1, ये वाला चेंज। ठीक है, तो फोर्स की वजह से वेलोसिटी डिक्रीज या इंक्रीज करने से लीनियर मोमेंटम में चेंज आता है। किसने बताया था ये? न्यूटन सेकंड लॉ में। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। भाई एक बॉडी दूसरे पे जितना फोर्स लगा रही, दूसरी भी फर्स्ट पे उतना ही फोर्स लगाती है, पर अपोजिट डायरेक्शन में। बहुत सारे रियल लाइफ में भी देखते हो, जैसे स्विमिंग नहीं कर पाते, न्यूटन थर्ड लॉ यूज होता है वहाँ पे। पीछे की तरफ पानी को धकेला जाता है, पानी आगे की तरफ धकेलेगा। गन से फायरिंग हो रही है तो पिस्टन को दबाते हो, मतलब गोली आगे जाती है तो गन पीछे की तरफ झटका लेता है भाई, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से निकाल भी लेते हैं वो। हम सब कुछ बताऊंगे किस तरह से। तो मतलब हर जगह कोई भी, जैसे टेबल पे बुक रखी है तो बुक वेट की वजह से डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो एक नॉर्मल फोर्स उसको बैलेंस करने के लिए, ये देखो वेट mg लग रहा है, इसका वेट mg है। ऐसे तो टेबल के अंदर से घुस के नीचे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड वेट लग रहा है। तो क्या होगा, इसको बैलेंस करने के लिए न्यूटन थर्ड लॉ ने इसके अपोजिट एक फोर्स बताया था, नॉर्मल फोर्स, मतलब एक्शन तो रिएक्शन ऊपर भी ये बराबर है, ताकि बैलेंस रहे। अब ना तो बुक ये हवा में उड़ सकती है भाई, नॉर्मल फोर्स ऊपर है तो, और ना ये नीचे गिर सकती है अपने वेट की वजह से, क्योंकि n = mg। यहाँ दोनों फोर्स इक्वल हैं, बैलेंस फोर्स हो गए, और बैलेंस फोर्स के अंदर कोई भी मोशन नहीं होता। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। p है, p मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, जिसकी वैल्यू होती है mv, मास इनटू वेलोसिटी, जो मैंने बता दी ऊपर। हाँ, 3 टाइप की इनर्शिया भी, ठीक है, इनर्शिया थे 3 टाइप के, जो कि एक फैक्ट है, न्यूटन ने उनको लॉ बना दिया था। कैसे? फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाई इटसेल्फ। बॉडी के पास एबिलिटी नहीं होती कि वो खुद को चेंज कर सके। इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब रेस्ट से भी, बॉडी पहले रेस्ट में है तो उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो खुद रेस्ट से मोशन में आ जाए भी, खुद अपनी जो पोजीशन है, अपनी स्पीड है, उसको चेंज कर ले, अपनी स्टेट को चेंज कर ले। दिस मीन्स ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, एक बॉडी रेस्ट में तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, एंड कैन नॉट स्टार्ट मूविंग आउट इट्स आउन। भी खुद से वो स्टार्ट नहीं हो सकती, खुद से उसका मोशन नहीं हो सकता। ये एक फैक्ट है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है बॉडी की इनएबिलिटी है, रेस्ट से वो चेंज नहीं कर सकती खुद को रेस्ट में। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब होता है बॉडी की इनएबिलिटी कि वो मोशन में तो खुद से चेंज नहीं कर सकती, मोशन में तो मोशन में ही रहेगी, खुद चेंज नहीं हो सकती। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है खुद से डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। ये तो थे फैक्ट भी, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। न्यूटन ने इसको लॉ बना दिया भी, कोई बॉडी रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहेगी, चेंज नहीं कर सकती, बट चेंज हो जाएगी कब? जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो इम्पल्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी, काफ़ी बार एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। इम्पल्स होता है द फोर्स विच एक्ट ऑन द बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए बॉडी पे जो फोर्स लगता है, जैसे इम्पल्स का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स देखो, इम्पल्स फोर्स को कम करने के लिए टाइम को बढ़ाना पड़ता है। इम्पल्स तो बराबर रहेंगे, मान लो इम्पल्स की वैल्यू 10 है तो फोर्स 5 और टाइम 2।
तो मुझे फोर्स की वैल्यू कम चाहिए, 2 कर दी तो टाइम को बढ़ाना पड़ेगा ताकि इसकी वैल्यू उतनी रहे इम्पल्स की। तो जहाँ पे फोर्स की रिक्वायरमेंट कम चाहिए, जहाँ फोर्स चाहते हो कम लगे, टाइम को बढ़ा दो। जैसे एक बॉलर है, बॉल को कैच कर रहा है तो बॉल को पकड़ के हाथ को नीचे की तरफ करता है, मतलब उसका टाइम इंटरवल बढ़ा देता है ताकि उसके हाथ के ऊपर फोर्स कम लगे। कोई जैसे किसी ऊपर जैसे एक दीवार से, हाँ दीवार है छोटी सी, तो उसके नीचे कोई बच्चा मतलब कूद रहा है, ऐसे डाक लगा रहा है, और एक नीचे गद्दा बिछा हुआ है, तो किस पे चोट ज़्यादा लगेगी भाई? सीधी नीचे ज़मीन पे वो छलांग लगाई, उस पर ज़्यादा चोट लगी। क्यों? क्योंकि गद्दे वाले पे वो पिचकेगा, मतलब टाइम इंटरवल उसने उसका बढ़ा दिया ताकि फोर्स कम लगा। अब फोर्स कम लगा तो चोट किस में लगेगी? जहाँ फर्श है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है रियल लाइफ में। जैसे वो कांच की कटोरी गिलास बेचने वाला है, बीच में से उनके वो लगा के रखता है ना थर्मोप्लास्टिक, ताकि उनका जो थर्मोकोल है, तो ताकि उनका टाइम इंटरवल वो टकरा रहे ना, तो टाइम इंटरवल इंक्रीज हो जाए ताकि फोर्स डिक्रीज हो और वो टूटे ना। तो बहुत सारे ऐसे रियल एग्जाम्पल है भी जहाँ फोर्स की कम करना हो, टाइम इंटरवल बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? डी पी बाई डी टी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। ये वाला यहाँ पुट किया, टी से टी कट गया, तो आई का फॉर्मूला आ गया डी पी। डी पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब पी टू माइनस पी वन। तो ये वाला तो यूनिट डायमेंशंस फॉर्मूला काफ़ी कम यूज होता है, ये ज़्यादा यूज होता है, अभी इसको ध्यान रख लेना। इम्पल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, अपेरेंट वेट ऑफ ए मैन इन द लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर जो अपेरेंट, एक होता है रियल वेट, एक होता है अपेरेंट जो चेंज होके मिला। तो लिफ्ट एलिवेटर के अंदर अपेरेंट वेट मैन का क्या हो जाएगा? तो देखो, रियल वेट मान लो मैन का है mg, तो वेट mg। अपेरेंट वेट डिपेंड करता है भी जो लिफ्ट चल रही है उसके एक्सेलरेशन पे, कितना एक्सेलरेशन। कैसे? मान लो कि लिफ्ट स्टेशनरी है भाई, खड़ी लिफ्ट है, रुकी हुई है, उसके अंदर वो खड़ा है इंसान, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है तो मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv बाई dt। और अगर ये कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। तो यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है तो n इज इक्वल टू एम जी होगा भी, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, n इज इक्वल टू एम जी। तो वहाँ पे वेट किसके इक्वल होगा? n के, जो नॉर्मल फोर्स है उसकी। मान लो कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही भी, लिफ्ट जो है अपवर्ड एक्सेलरेशन, मान लो ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, तो बैलेंस करो इसको। देखो इसकी डायरेक्शन में n है तो n पॉजिटिव लोगी, माइनस में कौन? एम जी इज इक्वल टू एम ए। एक्शनल फोर्स क्या है? एम ए। तो यहाँ से नॉर्मल निकाल दिया, क्या आई नॉर्मल की वैल्यू जो वेट है अपेरेंट वेट वो हो गया m, उधर जाएगा m कॉमन लो, g प्लस ए। इसका मतलब क्या हुआ? अपेरेंट वेट जो है प्लस साइन है ना, तो अपेरेंट वेट जो है वेट इंक्रीज हो गया। जो अपेरेंट वेट मिला वो रियल वेट से ज़्यादा मिला। कब? जब लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जाती है। तो ध्यान रख लेना भाई, जब लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जाती है तो वेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो करेंगे हम अब। हाँ, अब चेक करेंगे जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो, ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है, तो देखो नीचे है तो नीचे एम जी है, तो ये इसकी डायरेक्शन में पहले एम जी लेंगे, तो एम जी माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है एन इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से नॉर्मल को उधर ले जाओ, ये इधर आएगा, तो एन इज इक्वल टू आ गया एम इंटू में जी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस साइन आया, इसका मतलब अपेरेंट वेट क्या हो गया? वो डिक्रीज हो गया भाई। अपेरेंट वेट ऑफ द पर्सन बिकम लेस देन द एक्चुअल वेट, भाई उसका वेट कम हो गया। कब? जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है। लिफ्ट जब नीचे की तरफ आ रही है तो अपेरेंट वेट जो है वो कम हो जाता है, मतलब वेट कम हो जाता है जो एक्चुअल वेट है उससे। ठीक है, मान लो कि फ्री फॉल है भाई, अब लिफ्ट थी किसी से बंधी हुई थी, उसको काट दो, फ्री ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे गिरे, तो ए एक्सेलरेशन जी की इक्वल लेंगे, डाउनवर्ड पुट कर दो, ए इज इक्वल टू जी पुट कर दो, जी से जी कट जाएगा, नॉर्मल जीरो। इसका मतलब अपेरेंट वेट पर्सन का जीरो हो जाएगा जब कोई लिफ्ट फ्री फॉल गिर रही है, तो उसके अंदर इंसान खड़ा है ना, उसका वेट जीरो उस टाइम। ठीक है, ये बहुत यूज होता है भाई, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसके ऊपर सोल्व होती हैं भी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट, कौन? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब p इज इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो ड्यूरिंग कोलिजन और इंट्रैक्शन टोटल जो मोमेंटम है बिफोर भी, कोलिजन से पहले एंड आफ्टर कोलिजन के बाद हमेशा सेम रहता है भी। जितना पहले था सारी सिचुएशन घटित होने के बाद, क्रिएट होने के बाद भी उतना ही रहता है। जैसे दो बॉडी थी,
आपस में टकराई, कोलिजन हुआ, फिर वो किसी वेलोसिटी से चल पड़ी, तो यहाँ टकराने से पहले मोमेंटम था लीनियर पी ए प्लस पी बी इसका इज इक्वल टू होगा इसका पी ए डैश प्लस में पी बी डैश। तो लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है सिस्टम के अंदर, हमेशा ध्यान रखना। कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कि कोलिजन में देखते हैं, रिकॉल गन का है, टू बॉडी इंट्रैक्शन है, या फ्लाइट ऑफ रॉकेट है, सभी के अंदर जो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं वो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन का मतलब होता है, देखो ये पुल्ली है और दो ऑब्जेक्ट का मोशन आपस में कनेक्ट कर दे। मान लो इधर वेट है तो ये इधर जाएगी, तो ये वाला इस पे डिपेंडेंट हो गया, इसका वेट ज़्यादा, ये इधर जाएगी तो ये ऊपर जाएगी। मान लो यहाँ वेट ज़्यादा, ये नीचे जाएगी तो ये ऊपर, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट है भाई। ठीक है, एक दूसरे का मोशन एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रहा है। तो देखो कनेक्टेड मोशन मीन्स मोशन ऑफ टू और मोर ऑब्जेक्ट देर आर लिंक टूगेदर बाई ए स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग से एक दूसरे को लिंक कर रखा है, रोड से भी कर सकते हैं। सो देयर मोशन आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक का मोशन दूसरे पे क्या हो, डिपेंडेंट हो। जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, ये वाला मास है ना m1, वो ग्रेटर देन है m2 से, तो ये इधर जाएगा, ये वाला इसका एक्सेलेरेशन इधर होगा। अब वेट ये वाला नीचे की तरफ आ रहा है तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सेलेरेशन अपवर्ड है भाई। यहाँ पे कोई स्ट्रिंग रोड लगा रखी, तो टेंशन इस वेट के अपोजिट होता है दोनों में ही। ठीक है, तो अगर मेरे को इसका एक्सेलेरेशन निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, इसका ज़्यादा था ना वेट, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू में g। यहाँ पे टेंशन है, टेंशन का क्या होता है फॉर्मूला, 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू में g। तो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है बीच में से, तो ध्यान रख लें इनके फॉर्मूले। नेक्स्ट देखो सिस्टम विद वेरिएबल मास। वेरिएबल मतलब मास तो वैसे तो कांस्टेंट होता है नेचर के अंदर, बट वेरिएबल का मतलब होता है किसी किसी सिचुएशन में मास भी वेरी करे, कम ज़्यादा हो तो वेरिएबल मास भी। ठीक है, जैसे कि एक रॉकेट का केस ले तो इसके अंदर मेन दो ही फॉर्मूले होते हैं क्या, एक तो वेलोसिटी रॉकेट की किसी टाइम पे निकालें भी, वेलोसिटी किस रॉकेट है जो किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस वी ई लॉग ऑफ एम नॉट बाई एम। तो ये तो होगी फाइनल वेलोसिटी जिस टाइम पे पूछ रहे हैं, ये होती है इनिशियल वेलोसिटी, पहले रॉकेट किस वेलोसिटी से लॉन्च किया गया, और ये होती है जो गैस होती है ना, गैस वेलोसिटी की किस वेलोसिटी से निकल रही है, और ये लोग एम नोट होता है इनिशियल मास, भाई फ्यूल था उसका मास, पहले टोटल मास कितना था, फ्यूल जल रहा है बाहर निकल रहा है जल के, तो उसका मास कम हो जाता है, ये वाला फाइनल मास है भाई फ्यूल के बाद बर्न हो गया फ्यूल, तो उसके बाद उसका मास कितना बचा। तो एक तो वेलोसिटी का फॉर्मूला या मेन, एक है फोर्स का, थ्रस्ट फोर्स रॉकेट पे देखो फ्यूल जल के बैकवर्ड और एक्शन रिएक्शन अपवर्ड देगा किसके ऊपर, रॉकेट के ऊपर, तो थ्रस्ट ऑन द रॉकेट के ऊपर थ्रस्ट का मतलब कितना फोर्स लग रहा है, तो उस फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू वी ई जो गैस की वेलोसिटी थी dm बाई डी टी, मास लॉस रेट, dm बाई डी टी टाइम के साथ चेंज हो रहा है मास के अंदर, तो ये क्या है मास का रेट। तो नेक्स्ट देखो, हाँ तो नेक्स्ट है फ्रिक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सारे क्वेश्चंस देखना यहाँ बहुत घूमते हैं क्वेश्चन। तो फ्रिक्शन एंड डायनामिक ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, फ्रिक्शन होता क्या है, जो रिलेटिव मोशन है उसका अपोज करे, ऑलवेज इन अपोजिट टू रिलेटिव मोशन होता है भाई। मान लो मोशन इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, अगर मोशन इधर हो रहा है तो। ठीक है, तो हमेशा ही विरोध करता है मोशन का, और मोशन के हमेशा अपोजिट में ही मिलेगी इसकी जो डायरेक्शन होती है। ठीक है, कितने टाइप का होता है, देखो टाइप होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन नाम से पता चले, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में हो, एक्चुअल में मोशन में ना हो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड टू मूव ओवर द सरफेस टू अनदर बट द एक्चुअल मोशन हैज येट नॉट स्टार्ट। एक्चुअल का जो मोशन है, एक्चुअल मोशन उसने शुरू नहीं किया अभी, इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब उसका बॉडी का मोशन नहीं है और उस टाइम वो उसके आए हुआ है, मतलब उसके क्या बोलूँ उसको, मतलब उसकी बॉडी मोशन नहीं कर रही बट उसके ऊपर फोर्स लग रहा है भाई, सीधी सी बात है। तो फ्रिक्शन फोर्स आया हुआ उसके अंदर, जैसे कि इसको सेल्फ एडजस्ट फोर्स भी बोलते हैं। सेल्फ एडजस्ट कैसे, मान लो ये एक बॉक्स था और मुझे इसको मूव करवाना है, तो इसके ऊपर फोर्स लगाया उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लगाया सामने से, इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाया उतना ही सामने से फ्रिक्शन फोर्स लगाया ज़्यादा, इसके ऊपर और फोर्स लगाओगे सामने से उतना ही और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जब तक इसकी कंडीशन इसके वेट की वजह से हमें पता चलेगा भाई इसके ऊपर
इतना फोर्स लगे तब ये मूव करेगी। मान लो कि इसकी वेट की वजह से इसकी टेंडेंसी है 10 न्यूटन फोर्स लो तो ये मूव करेगी, तो 9.9 न्यूटन तक ये नहीं चलेगी, और जितना फोर्स लगा रहे उतना ही सामने से एडजस्ट हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो इन सब को एडजस्ट का मतलब होता है, देखो एक्सटर्नल फोर्स है उसके डिपेंडेंसी उसके ऊपर उतना ही एडजस्ट कर रहा है खुद को, तो इसको बोलते हैं एडजस्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को सेल्फ एडजस्ट फोर्स, ठीक है। ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। अब 9.9 है तो इसकी टेंडेंसी कितनी 10 की, तो यहाँ तक ये मोशन में नहीं है अभी, बट फ्रिक्शन फोर्स तो अब भी है, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसकी मैक्सिमम कंडीशन है 10 न्यूटन। भाई 10 न्यूटन दोगे तो चल पड़ेगी, 9.999 पे ये नहीं चलेगी, तो एक बाउंड्री होगी ये वाली मैक्सिमम बाउंड्री, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके ऊपर जो सामने से फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। लिमिटिंग मतलब होता है लिमिट, एक बाउंड्री, भी इसको थोड़ा सा क्रॉस करोगे तो ये चल पड़ेगी, तो मैक्सिमम कौन हुआ, लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर इस पे दे दिया 10 न्यूटन और इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया अभी। तो इमेजिनेशन करके देखो, कोई बॉडी है जब वो रेस्ट में थी उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगाओगी तब वो चलेगी, और जब वो चलने स्टार्ट हो जाती है ना तो तुम अपने आप को रिलैक्स फील करते हो, तुम सोच रहे हो कि अब फोर्स मेरा कम हो गया, कि जितना फोर्स मैंने हाईएस्ट लिमिट पे लगाया था उससे अब कम है, ठीक है। कम है तो मतलब जो डायनामिक चलनी स्टार्ट कर दी काइनेमेटिक फ्रिक्शन वो लेस हो जाता है भाई किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ठीक है। सोच के देख लेना कैसे वो होता है, मतलब फोर्स की इमेजिनेशन किया करो भाई, कोई बॉडी थी चला रहे हो मैक्सिमम फोर्स दे रहे हो, फिर वो चलनी स्टार्ट कर दी तो फोर्स जो तुम्हारा वो डिक्रीज हो गया, थोड़ा ऐसा फील हो, ठीक है। लिमिटिंग में बता चुकी, फिर भी देखो हाँ ये कैसे निकालते हैं इसका फ्रिक्शन फोर्स, न्यू एस। न्यू क्या होता है, इनके बीच में फ्रिक्शन का कोफिशिएंट एन होता है, इसके ऊपर नॉर्मल। तो फ्रिक्शन फोर्स को निकालने के लिए फॉर्मूला है न्यू और नॉर्मल फोर्स एन, और एन किसके इक्वल होता है, एम जी के, ठीक है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम कंडीशन है इससे कम होती है। लिमिटिंग देखो, मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स दैट कम इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी जस्ट एट द वेरी मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर। भी जस्ट मूव करने की कोशिश करे, एक्चुअल में यहाँ भी मोशन में नहीं है, ठीक है। तो इसका इक्वल हो जाएगा भाई, मैक्सिमम कंडीशन देगा न्यू वन की इक्वल। ग्राफ ऐसे आता है भाई, पहले क्या था, फोर्स दे रहे हो और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो खुद को एडजस्ट कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स के साथ, फिर एक मैक्सिमम लिमिट आती है जहाँ पे हाईएस्ट लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और फिर जब वो चलना स्टार्ट कर देती है ना तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है थोड़ा सा इसकी हाईएस्ट लिमिट से, ठीक है। काइनेमेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन बोलते हैं, देखो काइनेमेटिक या डायनामिक मतलब मोशन में होगी बॉडी। अब कम इन टू प्ले व्हेन द वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। एक बॉडी दूसरे के ऊपर एक्चुअल में मूव करे उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स है, उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको वो होता है काइनेमेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन। जैसे एफ के इज इक्वल टू न्यू के एन, ठीक है। हाँ देखो एक चीज़ और बताती हूँ मैं, मान लो एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, मैं कहूँ कि मैं इसको कितने फोर्स से चलाऊँ कि ये इसके साथ चले, डब्बा गिरे ना, क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, इसके ऊपर पीछे लगेगा। तो हमेशा जहाँ मोशन ना करवाना हो ना हमें, तो न्यू वन की कंडीशन ग्रेटर देन फोर्स रख लिया करोगे, क्योंकि ये जब तक ज़्यादा रहेगा ना न्यू वन जो फ्रिक्शन फोर्स है तो इसके साथ चिपका रहता है, चिपका रहेगा। और जब ये कम हो गया ना एक्सटर्नल से तो सीधी सी बात है ये मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो जब तक न्यू वन ग्रेटर है ये मोशन नहीं करेगा, और जब ये लेस हो गया तो ये गिर जाएगा, ये मोशन करना स्टार्ट कर देगा, रिलेटिव मोशन। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं भी, देख लेना। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेमेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है भी, स्टैटिक फ्रिक्शन ये वाली वैल्यू इससे ज़्यादा होती है काइनेमेटिक, क्योंकि काइनेमेटिक में थोड़ा सा लेस हो गया ना फिर, ठीक है। देखो काइनेमेटिक डायनामिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये तुम बताई चुकी, लिमिटिंग हाईएस्ट लिमिट होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है कि रोलिंग, रोलिंग का मतलब होता है जो गोल गोल होकर रोल करता हुआ चले, स्लाइडिंग मतलब जो फिसलता हुआ चले। तो बॉडी एक्चुअली स्लाइड ओवर द सरफेस तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन मिलता है, और बॉडी गोल गोल घूम रही है टच में तो है ही सरफेस से, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है भी, ठीक है। इसके 4 लॉ थे, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं भी। देखो कैसे, अब फ्रिक्शन फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर, नॉर्मल ले लो या रिएक्शन फोर्स। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हुए, मतलब कहने का ये हुआ कि रिएक्शन ज़्यादा होगा ना तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है। कैसे माने, देखो रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द बॉडी, भाई आर इज इक्वल टू एम जी होता है, तो जिसका वेट ज़्यादा
उसका रिएक्शन ज़्यादा, और जिसका रिएक्शन ज़्यादा उसका फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा। इसका मतलब एक ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है उसका फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। इससे तो यही कंक्लूजन निकला। और तुम सोच के भी देख सकते हो भी, कोई छोटी सी बॉडी है तो तुम उसको आसानी से मूव करवा सकते हो तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, और कोई हैवी ऑब्जेक्ट है फोर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जितना फोर्स ज़्यादा उतना फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है आर पे डिपेंड करता है, क्योंकि आर उसकी वेट पे डिपेंड करता है, बताता है कि कोई बॉडी कितनी हैवी है या लाइट है। सेकंड देखो, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू मोशन। भाई हमेशा ही मोशन के अपोजिट होती है, किसकी डायरेक्शन? फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन। द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ द बॉडी। भाई एरिया पे डिपेंड नहीं करता। कैसे? मैं ये लूँ दो ऑब्जेक्ट और इसका देखो, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स देखेंगे तो इनको मूव करवाने के लिए उतनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जितनी ऐसे लगा दूँ इनको रिक्वायरमेंट होगी। तो दोनों का फ्रिक्शन फोर्स बराबर है, क्योंकि यही बॉक्स हमने अरेंजमेंट ऐसे कर दी, जबकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इसका ज़्यादा है धरती के साथ, इसका कम है, तो दोनों का फ्रिक्शन फोर्स सेम है, जबकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अलग अलग है। तो एरिया पे डिपेंड नहीं करता कौन? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि कोई रफ सरफेस है, अब तुम चल रहे हो, मतलब ऐसी खुरदरी जगह आसानी से चल पाते हो, या फिर कोई ऐसे है चिकना फर्श है जैसे, तो उस पर फिसल जाते हो, तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। हाँ, एक और बता देती हूँ, मैंने फ्रिक्शन फोर्स का टॉपिक अलग से वीडियो डाल रखी जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक क्योंकि अकेले टॉपिक की वो वीडियो थी, तो एक एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा मैंने गहराई से समझाते हुए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन घुमाए जाते हैं भी, वो ज़रूर सुन लें। उसको बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके उसमें मैंने बताया हुआ, और उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रखी मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन किस तरह से अप्रोच रखने, वो ज़रूर सुन लें। क्योंकि यहाँ पे हम पूरा चैप्टर कर रहे हैं, साथ में PYQ करेंगे, तो कहीं ना कहीं फिर भी शॉर्ट हो जाती हैं चीज़ें, वो ज़रूर देख ले भी। नेक्स्ट देखो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखो हमने पढ़ा था, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, और आर एम जी के इक्वल होता है, तो डायरेक्टली साइन हटाने के लिए न्यू यूज़ किया जाता है। यहाँ से आया था ये फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू न्यू आर, और न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ बाई आर। एफ न्यू क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर डिपेंडेंट है, भाई ये फॉर्मूला याद कर लेना, घोट के पी लो अभी, एफ इज इक्वल टू न्यू आर। तो नेक्स्ट देखो, बस थोड़ा सा ही रहता है, तो अब पूरा चैप्टर कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो इतना तो बनता ही है भाई, चैप्टर थोड़ा सा तो लंबा हो ही जाता है। देखो काइनेमेटिक फ्रिक्शन, देखो न्यू के की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ के हो जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाई आर। न्यू के काइनेमेटिक इज लेस देन होता है जो अपना न्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे, ये बता चुकी। हाँ, रिजोल्व करने आते हैं कई बार क्वेश्चंस, रिजोल्व पे बेस्ड होते हैं। जैसे ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है? mg नीचे लगेगा, नॉर्मल फोर्स इसके बिल्कुल सर पे लगता है, रिएक्शन। तो ये और ये देखो, ग्रेविटी तो हमेशा बस खुद के नीचे लगेगी, ऐसे नहीं लगेगी ग्रेविटी, अर्थ नीचे तो बिल्कुल डाउनवर्ड लगती है। रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स इसके नॉर्मल लगेगा, तो इसको टू कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, इधर और इधर होगा, ये इसके अपोजिट इसको बैलेंस करेगा, mg sin थीटा इसको मूव करवाएगा, सीधी सी बात है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? हम इसको मान लो एक्सटर्नल फोर्स ऊपर दे रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट, ये इधर आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे। तो इस तरह से मैं बता रही हूँ, रिजोल्व करने होते हैं भी कंपोनेंट को, ठीक है। एक होता है फोर्स सेंटीपिटल फोर्स, एक होता है सेंटीफ्यूगल फोर्स, दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। सेंटीपिटल फोर्स होता है जब कोई चीज़ सर्कल में मूव कर रही है तो उसको घुमाने के लिए टुवार्ड द सेंटर एक फोर्स काम करता है, ठीक है। जितने भी प्लेनेट हैं अराउंड द सन घूम रहे हैं या फिर, तो सभी के बीच में, उनके बीच में इंट्रैक्शन सेंटीपिटल फोर्स लगता है। भी कोई चीज़ सर्कल में मूव करे ना, ध्यान रखना, कोई भी चीज़ कहीं भी किसी भी सिचुएशन में अगर वो सर्कुलर मोशन है तो सेंटीपिटल फोर्स पक्का वहाँ पे, ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी मूविंग इन सर्कुलर बॉडी इज कॉल्ड सेंटीपिटल फोर्स। इट ऑलवेज एक्ट टुवार्ड द सेंटर, हमेशा सेंटर की तरफ होता है, जिसकी वैल्यू होती है एफ इज इक्वल टू mv स्क्वेयर बाई आर, या फिर v इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो m ओमेगा स्क्वेयर आर, ठीक है। इट्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली, ये क्या करता है? इसकी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करता है, इसलिए चीज़ सर्कुलर मोशन में मूव करती है, वरना तो डायरेक्शन चेंज ना हो तो सीधी निकल जाएगी। नेक्स्ट देखो, वैल्यू सेम है बट उसके अपोजिट है। भी कोई ऑब्जेक्ट है उसको टुवार्ड द सेंटर कोई खींच रहा है, ऐसे तो सेंटर के ऊपर ही आ जाएगी, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है ताकि ये यहीं रहे, जाए ना यहाँ से, तो वो होता है सेंटीफ्यूगल फोर्स। कितना लगता है? जितना सेंटीपिटल है, ठीक है। राउंडिंग
ए लेवल करोड़ रोड, जिस तरह से करोड़ रोड है उसके ऊपर किस तरह से मतलब किस वेलोसिटी से गाड़ी निकले ताकि ये स्किड ना करे, पलटे ना। तो देखो राउंड है तो इसका वेट क्या होता है mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इधर सेंटीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, ऐसे बना है ना सर्कल। तो देखो कैसे सेंटीपिटल फोर्स है mv²r, वो लेस देन होना चाहिए किससे, एफ मैक्सिमम, और एफ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है न्यून, इसकी वैल्यू लेस होनी चाहिए या बराबर हो, नहीं तो ये ज़्यादा हो गया तो ये इसको खींच लेगा तो पलट जाएगी गाड़ी, ठीक है। तो mv² लेस देन इक्वल टू न्यू, और n किसकी इक्वल होता है mg की। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो, क्या आ गई रूट ऑफ न्यू आर जी। तो वेलोसिटी किस वेलोसिटी से गाड़ी चले कि स्किड ना करे, तो वो होती है रूट ऑफ न्यू आर जी। कई बार इस पे भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखो, हाँ, इफ स्पीड इंक्रीज बियॉन्ड दिस, ठीक है, कार विल स्किड आउटवर्ड, अगर इससे ज़्यादा स्पीड होगी तो कार क्या कर जाएगी, स्किड कर जाएगी भी। बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट, जैसे साइकिल है तो उसको बेंड कर देते हैं ना, चलाते चलाते ऐसे मोड़ देता है, मतलब बेंड हो जाती है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं भी। उसके लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। आर है रेडियस सर्कुलर की, v वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, और देखो आर टर्न रेडियस है, थीटा उसका टिल्टेड एंगल है, वो कितनी मुड़ेगी, बेंड हो जाएगी। फास्ट स्पीड ये ज़्यादा होगी तो मोर बेंड ज़्यादा होगी भी। स्मॉल रेडियस इसकी वैल्यू ज़्यादा कम हो तो ये ज़्यादा आएगी तो मोर बेंडिंग, ठीक है। इस तरह से ये भी इसके ऊपर फॉर्मूला है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो भी सर्कुलर मोशन एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। व्हेन बॉडी मूव इन सर्कुलर पाथ और हिज स्पीड चेंज, अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भाई यूनिफॉर्म मोशन होता है स्पीड चेंज ना हो, नॉन यूनिफॉर्म होता है वो कॉन्टिन्यूसली अपनी स्पीड को चेंज करी हो। तो दो कंपोनेंट होते हैं वहाँ एक्सेलेरेशन के, ठीक है। एक तो होता है रेडियल या सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन जो उसको सर्कल में मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो उसकी स्पीड को, ये डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड चेंज करता है। तो हमेशा एक्सेलेरेशन का दो है ना, सर्कल में कोई चीज़ मूव करती है तो वहाँ जो रिजल्टेंट निकालते हैं नेट एक्सेलेरेशन वो at² प्लस में ar² के ऐसे बराबर होता है स्क्वायर रूट के। कैसे, यहाँ पे सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन टुवर्ड द सेंटर लगता है वो डायरेक्शन चेंज करता है, और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो उसकी टेंजेंट के लोंग लगता है वो वेलोसिटी को चेंज करता है, जो इसका फॉर्मूला होता है dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन होता है mv²/r था ना फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू m में होता है, वहाँ से ये निकाल लो बस v²/r, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये लास्ट पेज है अभी, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो मोशन इन वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल एक तो होता है ओरिजेंटल, जैसे ये कोई रिंग है मेरे पास और मैं इस बुक पे रख दूँ और एक उस रिंग को ऐसे खड़ा कर दूँ इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो खड़ा सर्कल है भाई, ऐसे ऊंचाई है, ऊंचाई की तरफ एक ऊपर पॉइंट है, टॉप पॉइंट बोलते हैं, एक बॉटम, ठीक है। इसके ऊपर भी स्टेट में क्वेश्चन आया हुआ, कैसे मैं बताऊंगी। बॉटम होता है नीचे, तो यहाँ स्पीड देखो, यहाँ स्पीड मैक्सिमम होती है, टेंशन मैक्सिमम होता है, जब करो ऐसे हो। यहाँ स्पीड मिनिमम होती है और टेंशन भी मिनिमम होता है। कैसे माने, देखो इस पॉइंट की बात करें, टुवर्ड द सेंटर सेंटीपिटल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है mv²/r। टेंशन यहाँ बीच में कोई स्ट्रिंग है तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो mv² और टेंशन तो हो गया ऊपर, ड्यू टू वेट कहाँ लग रहा है नीचे mg। तो सेंटीपिटल फोर्स को बैलेंस कर लो तो mv² किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन में, तो पहले t लेंगे माइनस में mg, तो टेंशन देखो प्लस हो गया है, तो टेंशन यहाँ क्या है बॉटम पे ज़्यादा। यही क्वेश्चन आया हुआ था बी स्टेट में कि कोई कार है स्ट्रेट रोड पे चल रही है, ऐसे यहाँ है कार और ऐसे यहाँ है कार, तो इसमें नॉर्मल फोर्स पूछा था, टेंशन पूछा था या नॉर्मल फोर्स किसका सबसे ज़्यादा है, तो किसका ज़्यादा होता है, इसका आया था। देखो ये बड़ा करोड़ है ना नीचे की तरफ, सेम है, ठीक है। देखो टॉप पे क्या होता है, स्पीड मिनिमम टेंशन मिनिमम। कैसे माने, टॉप पॉइंट है तो सेंटीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर नीचे लग रहा है, टेंशन भी नीचे है, mg भी, तीनों नीचे हैं, तो बैलेंस करो इसको, ये वाला इधर हो जाएगा, ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, तो t की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है तो ये वैल्यू लेस होगी भी। टॉप के ऊपर वेलोसिटी कम होती है √rg, और नीचे बॉटम पे वेलोसिटी होती है उससे ज़्यादा, तो √5rg, ठीक है। r रेडियस है सर्कल की, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, एक कई बार कंसेप्ट आता है अभी टर्मिनल वेलोसिटी का, जो हम 11th क्लास के जो वो फ्लूइड वाला पढ़ा था ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, वहाँ भी इसका जिक्र हुआ था, पढ़ चुके कि कोई ऑब्जेक्ट है ना फ्लूइड के अंदर एंट्री कर रहा है तो पहले उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, फिर एक टाइम आता है कि वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट हो जाती है, जिसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, और जिसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था। तो मीनिंग सेम है, टर्मिनल वेलोसिटी होती भी
जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो होएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। तो टर्मिनल वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी से गिर रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी। क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, जितना नीचे फोर्स mg लगेगा उतना ही डायरेक्ट फोर्स अपवर्ड लगता है, दोनों का नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो आता है भाई, ठीक है। तो इसको ध्यान रख लेना। अब मैंने नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस, कौन सी ईयर में कितने क्वेश्चन आए हुए भी वो सोल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट उठाएंगे सबसे पहले 2024 का पेपर, जो पीछे ही हुआ था 24-25 का कंबाइन पेपर है भाई, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी में, इसमें टर्मिनल वेलोसिटी क्या, इस चैप्टर से 105 पे क्वेश्चन है, 105 पे एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ध्यान से समझना, फिर खुद प्रैक्टिस करना भाई, ठीक है। 105 का ये रहा, देखो द डिस्टेंस कवर बाई द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब रेस्ट में तो आ ही रही है, पर रेस्ट में आने से पहले की डिस्टेंस पूछिए। इफ़ इट इज़ मूव विद ए वेलोसिटी ऑफ, पहले वो इस वेलोसिटी से चल रही, फिर रेस्ट में आ गई तो इनिशियल वेलोसिटी ये हुई, फाइनल ये हुई। एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है भाई ऑब्जेक्ट का, बॉडी का सरफेस के साथ 0.45, मतलब न्यू की वैल्यू दे रखी है, 0.10 यूज करनी है। तो डिस्टेंस पूछी हुई, तो डिस्टेंस का सीधा सीधा फॉर्मूला है क्या, न्यूटन मोशन की जो 3 इक्वेशन होती है उन्हीं का यूज करते हैं हम इन क्वेश्चंस में। तो क्या होता है, v² माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ये बड़ा फॉर्मूला होता है। ये चीज़ दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये पूछिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। बट एक चीज़ इसने घुमा दी, क्या, देखो इनिशियल वेलोसिटी तो दे रखी है इसने 15 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वो रेस्ट में रहा तो जीरो। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, और फिर इसका कहाँ यूज़ करें भाई, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, सीधी सी बात है, उसका एक्सेलरेशन तो उतना होगा नहीं, ये उसको रोक रहा है। तो एक चीज़ है भाई, क्या, एक्सेलरेशन का देखो पूरा डिटेल से सोल्व करा दूँ। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू1 और न्यू एम जी, और फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए इज इक्वल टू न्यू एम जी। तो m से m काट दो, ये एक्सेलेरेशन काम कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ a एक्सेलेरेशन की बजाय, या g ग्रेविटी है ना, तो g की बजाय a इज इक्वल टू न्यू जी रखना है अभी, ठीक है। पुट कर दो, v की वैल्यू कितनी है, 15 का स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a की जगह न्यू जी, न्यू की वैल्यू है 0.45, g की 10 यूज करनी है, इनटू में s जो हमें निकालना है, 15 इंटू में 15 डिवाइडेड बाई, इसको नीचे ले आओ, 2 इंटू में 0.45 इंटू में 10 इज इक्वल टू s। इसको सोल्व करते ही क्या आ गया आंसर, देख लेते हैं कैसे। जैसे काट दो, 5 पे ये 3 पे जाएगा, 0.45 था यहाँ पे, तो ये डेसिमल रिमूव करोगे तो 2 0 ऊपर लगा दो, तो इस पे 5 3 जा 15, 9 पे जाएगा, 3 3 जा 3 से कट गया, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, इससे 0 काट दो तो 10 बाई, ऊपर सिर्फ 10 ही बचा होगा, और नीचे कितना बच गया, 2। दोनों 15 कट गया, कैलकुलेशन फिर देख लो भाई, 15 का स्क्वायर 225 डिवाइड में 2 इंटू में 0.45 है, इंटू में 10, ये रहा इज इक्वल टू में s। अब काटो, देखो 2 हैं तो 2 0 पहले ही लगा दो ताकि डेसिमल रिमूव हो जाए। काट दो, इस पे 1 0 से 1 0 कट गई, 2 5 जा पे कट गई, 5 पे 9 पे कट गया, तो ये आ गया 225 डिवाइडेड बाई 9, 9 पे पूरा कटेगा का, 9 दूनी 18, 4 9 5 45, हाँ पूरा कट गया भाई। तो डिस्टेंस आ गई 25 मीटर, ठीक है। तो बिल्कुल मोशन की जो 3 इक्वेशंस थी उनके ऊपर था, बस क्या था, एक्सेलरेशन अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है तो चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर देखो 25 मीटर, ये करेक्ट आंसर भी इसका, ठीक है। इसी पेपर में 116 क्वेश्चन है इस चैप्टर से, 116 देखो कैसे ये है। ए ओपन पैरासूट ऑफ ए पैरासूटिस्ट experience due to air friction a negative acceleration beside the acceleration by the gravity this, भी वहाँ पे एक 2 acceleration काम करे, एक नेगेटिव ऊपर की तरफ लग रहा है, a की वैल्यू दे रखी है वाली माइनस बी वी स्क्वायर, b यहाँ पे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये है, हिज कांस्टेंट फाइनल वेलोसिटी पूछी भी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो एक तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, एक ऊपर भी एक्सेलरेशन काम कर रहा है, यहाँ तो नीचे की तरफ तो mg कर रहा है, और ऊपर इसने दे रखा है कि ये वाला एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो, वो आ का रहा है नीचे की तरफ, तो देखो यहाँ पे जी एक्सेलरेशन काम कर रहा है और ऊपर की तरफ ये कर रहा है, तो बी वी स्क्वायर,
फिर इसने बताया कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, प्रोवाइड कर रखी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो एक्सेलेरेशन कितना होता है, एक्सेलेरेशन तो जीरो होता है, तो ये जीरो रख दो भाई, जीरो इज इक्वल टू जी माइनस बी वी स्क्वेयर, तो इसको लिख दो जी इज इक्वल टू बी वी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी जी बाई बी, तो वी की वैल्यू हो जाएगी रूट जी बाई बी। जी कितना यूज़ करने के लिए बोला है, 9.8 यूज़ करें क्या, इसे दिखाऊँ मैं, ना बोला नहीं है भाई, तो 9.8 यूज़ कर लो, और बी की वैल्यू दे रखी 0.2, ये निकालो, डेसिमल से डेसिमल रिमूव कर दोगे तो 4 और 9 और ये आ गया 7, ठीक है, तो वेलोसिटी आ गई भी 7 मीटर पर सेकेंड, देखो 7 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें तो 2 क्वेश्चन आए हुए थे भाई, अगला ले हम 2023 वाला जो इससे पहले वाला था, ठीक है, तो 2023 में 125 का क्वेश्चन है अभी इसमें 125, ये देखो ये, ठीक है, राधा है भाई कोई फिजिक्स की टेक्स्ट बुक उसने अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, जो वर्टिकल होती खड़ी हॉरिजॉन्टल पड़ी वर्टिकल ऐसे, यहाँ पे बुक रखे हुए इसने और अपने हाथ से इसको मान लो दबा रखा है ऐसे, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन पूछिए, जो बुक है और ये दीवार है, तो इस पे ऊपर ये इसको ऐसे दबा रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। देखो इतना आसान सा क्वेश्चन था बट कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल था। देखो ये उसको बुक को ऐसे हाथ से पकड़ी हुई है, मान लो एक बुक को थोड़ा छोड़ दे तो बुक का मोशन कहाँ होगा, ये फोर्स ये ऐसे लगा रही, तो ये तो है नहीं, बुक इस दीवार के अंदर चली जाएगी ना। अगर इसने फोर्स लूज कर दिया तो बुक का मोशन होगा एक ही डायरेक्शन में, वो होगा डाउनवर्ड ड्यू टू इट्स वेट्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मोशन है तो बस मोशन ढूंढ लो, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स मोशन की क्या मिलता है, हमेशा अपोजिट मिलता है भी, तो इसका जो आंसर होगा वो अपवर्ड होगा, ठीक है। इस तरह से कंसेप्चुअल भी क्वेश्चन डाले हुए थे जो बिल्कुल चंद सेकंडों में निकाल सकते हो, बट आपको कंसेप्ट पता होगा। नेक्स्ट देखो, अभी मैंने करवाया था ना वो वर्टिकल सर्कल वाला, वो वाला आ गया। 3 आइडेंटिकल कार हैं ए बी सी आर मूविंग इन द सेम स्पीड से चल रही हैं, बट 3 ब्रिज है अलग अलग। द कार ए गोज ऑन द प्लेन ब्रिज, प्लेन मतलब इस पे जा रही है पे, बी जो जा रही है वो कॉन्वेक्स बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ऐसे होता है, और सी जा रही है कनकेव ब्रिज है, कनकेव होता है ऐसे अंदर की तरफ पिचका हुआ। तो अफ ए अफ बी अफ सी नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स वैसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं या रिएक्शन लेते हैं, बस इसने नाम चेंज कर दिया, अफ ए अफ बी है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। कार ब्रिज वहन दे आर इन द मिडल ऑफ द ब्रिज, बीच में है, तो सबसे मैक्सिमम कौन सा होगा, वो यहाँ है बीच में, यहाँ, तो मैंने बताया था ना यहाँ नीचे वाले पे सबसे मैक्सिमम टेंशन फोर्स होता है, तो अफ सी सबसे मैक्सिमम होगा भाई, अफ सी इज मैक्सिमम ऑफ द 3 फोर्स, ठीक है। तो ये भी देख लो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बट छोटा तब था जब आपको इसका कंसेप्ट पता हो था। वीडियो पे कमेंट जरूर किया करो भाई, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। इस 2020 वाला पेपर है भाई, इसमें तो भर के क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए इस चैप्टर पे। ये मैं पहले भी चर्चा कर चुकी भी, एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है, वो ये नहीं देखता ये चैप्टर छोटा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मतलब उठा लिया ना चैप्टर तो उसमें से डालने लग जाए, तो मन करे देख लो, इसमें बता दो कितने 3 से 7 क्वेश्चन डाल रखे, सोच के देखो, छोटे से चैप्टर और पूरे पेपर में 7 क्वेश्चन। अभी देखना कैसे, देखो ए बॉल इज थ्रो चार्ज क्यू, बॉल पे चार्ज क्यू है भाई, एंड अननोन मास एम है, इनिशियली एट रेस्ट, पहले रेस्ट में थी, फॉल फ्रॉम ए हाइट एच साइड से उसको गिराया इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गिराओगे, सीधी सी बात है ये चार्ज पार्टिकल तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, देन इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, द बॉल हिज ग्राउंड भी आ तो रही ग्राउंड पे, और इस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट भी कर रही है। द वैल्यू ऑफ एम, मास की वैल्यू निकालनी इनकी टर्म में, तो देखो क्या चीज़ें हैं, वो बॉल ऐसे आ रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, वो ज़मीन से टकराई, तो यहाँ उसकी वेलोसिटी दे रखी है 2√g(h), तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाई मास। फोर्स कितने काम करें, एक तो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे और एक ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, F = QE, तो एक्सेलरेशन निकाल लो भाई, एक्सेलरेशन नीचे mg लग रहा है, ऊपर QE लग रहा है, और नीचे क्या है, मास है इसका। मोशन की इक्वेशन लगाएंगे, अब क्या होता है मोशन की इक्वेशन, v² माइनस u² = 2as, एक्सेलरेशन निकाल लिया ना हमने, तो पहले मतलब हिट कर रही किस वेलोसिटी से कर रही, v की वैल्यू ये बनी, तो स्क्वायर करोगे तो 2 का 2 और नहीं 2 का तो 4 हो जाएगा, और इसका रूट हट जाएगा gh, ठीक है। यहाँ 0 वेलोसिटी और 2 इंटू में एक्सेलरेशन क्या रखेंगे, mg माइनस में QE बाई m इंटू में
एस डिस्टेंस एच ले लो, क्योंकि यहाँ एच आई टी यूज़ किए तो एच आई टी यूज़ करेंगे, एच से एच कैंसिल, ठीक है। हमें पहुँचना है बस मास तक, तो यहाँ था 4g इज इक्वल टू 2mg माइनस क्यू ई डिवाइडेड बाई m, और h तो कट ही गया, तो इनको अलग ले लो, तो ये इसके साथ जाएगा, इसको काट दो पहले, तो ये बच जाएगा भाई 2g बाई m, उधर बच गया mg माइनस में QE। तो मास तो दोगे ना, हाँ कोई बात नहीं, तो दोगे तो इधर ले जाओ इसको। तो देखो एक काम कर लो, 2g इज इक्वल टू मास को इधर लेके जाऊंगी मैं। एक बात बताओ मुझे, ये मास यहाँ डिवाइड में था तो उधर जाके मल्टीप्लाई में होना था यहाँ, तो इसको डिवाइड में ले आओ, mg माइनस में QE डिवाइड में आएगा तो इसके भी आएगा, इसके भी आएगा, इससे कट जाएगा, तो ये इधर आएगा, 2g में से 1g गया, 1g बच गया, और यहाँ बच गया QE बाई m, ठीक है। तो m का निकाल लो, m को तो उधर ले जाओ, और QE बाई g इसको एक साइड रख लो बस, m नीचे है ना, उधर जाएगा, g उधर आएगा, तो इसका फॉर्मूला मास का आ गया भाई QE बाई g, ठीक है। तो क्या था, बस मोशन की इक्वेशन यूज़ होती है, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा फोर्स लग रही है, एफ इजिकल टर्म में तो यूज़ नहीं होगा, तो एफ इजिकल टर्म में यहाँ यूज़ करके और फोर्स जो है इंक्लूड है सारे रख दो, 2 फोर्स है 2 मास, बस एक्सेलरेशन निकाल लिया और इसमें पुट कर दिया, बाकी कुछ नहीं था अभी इस क्वेश्चन में। अगला इसमें जस्ट इसका पिछला इक्वेशन है 116, देखो कंसिडर सिचुएशन जैसे कि दिख रही है, वॉल इज स्मूथ, स्मूथ का मतलब होता है इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, बट द सरफेस ए एंड बी आर इन रफ सरफेस, इन ये रफ सरफेस में तो इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहे हैं। द फ्रिक्शन ऑन बी, बी के ऊपर ड्यू टू ए बी के ऊपर कहाँ किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, देखो ऐसे ही कर दूँ, पहले बी को ही उठा लो, बी बॉक्स को, इधर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, दिख रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स के सामने कौन लगता है, नॉर्मल फोर्स लगता है, इसके वेट की वजह से mg है, अब mg की वजह से नीचे गिरेगा, तो a क्या करेगा, इधर वाला बॉक्स इसको यहीं रखने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, मोशन के अपोजिट अपवर्ड, तो b ने ए ने बी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाया अपवर्ड, तो इसका आंसर होना था भी अपवर्ड, बट ऑफिशियल आंसर की में फोर्थ दिया, क्योंकि फोर्थ क्यों दिया, देखो अब ए ने बी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाया अपवर्ड, ए ने बी के ऊपर अपवर्ड लगाया, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ बी ए के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, वो डाउनवर्ड लगाएगी, ठीक है। अच्छा बी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो ये वाला एक्सटर्नल फोर्स इधर भी लग रहा है, बी भी तो ए पे फोर्स लगा रही है, अब इसका फ्रिक्शन फोर्स इधर है और इसका वेट भी नीचे है, इसका नॉर्मल इधर ले लो, तो अब ये क्या करेगा, ए बॉक्स के ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स तो नीचे ही हो गया, तो बॉक्स ए क्या होगा, नीचे गिर जाएगा भाई, अब ये नीचे गिर गया तो सीधी सी बात ये इसके साथ चिपका हुआ है, तो ये तो गिरना ही था, तो ये करे इसमें इसको यहीं रहने के लिए भाई इसके ऊपर कितना जो हम हफ निकालते हैं ना, न्यू1 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो वो कितना क्या है, मतलब डाटा इनकम्प्लीट सा दे रखा भाई, ऐसे तो गिर जाएगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स डाउनवर्ड आ गया, तो ये क्या है, सिस्टम कैन नॉट बी रिमेन इन इक्विलिब्रियम, भाई ये फ्रिक्शन फोर्स तो इसके ऊपर तब लगाएगा जब ये खुद बेचारा यहाँ चिपका रहे, खुद रहेगा ही नहीं, नीचे आ गया तो ये क्या है, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, तो इन इक्विलिब्रियम में अगर ऐसी कंडीशन होती भी ये यहीं रहता तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड आता, कि बी पे जो है ये फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है वो अपवर्ड लगा रहा है। नेक्स्ट इसका एक छोड़ के क्वेश्चन है भाई ये वाला 114, देखो एलिवेटर है, नीचे की तरफ आ रही यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से, टू मेजर द एक्सेलेरेशन ए पर्सन इन एलिवेटर ड्रॉप ए कॉइन, कॉइन को छोड़ता भी एट द मोमेंट ऑफ एलिवेटर, जब एलिवेटर ने स्टार्ट किया चलना, कॉइन जो है 1.44 मीटर अबोव द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर, ये डिस्टेंस दे दी, टाइम इट इज ड्रॉप, द पर्सन ऑब्जर्व दैट कॉइन स्ट्राइक द फ्लोर इन 0.6 सेकेंड में उसको स्ट्राइक कर गया, किसको, ग्राउंड को, मतलब जहाँ वो गिरेगा एलिवेटर के उसके ऊपर, टाइम दे दिया, एक्सेलरेशन पूछा एलिवेटर का, जी की वैल्यू 10 यूज़ करनी, तो देखो कैसे करोगे, क्या पूछा इसने, एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर, अच्छा ए की वैल्यू पूछिए, देखो मोशन की इक्वेशन लगाएं, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस दे रखे ना, यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, अब एलिवेटर आ रहे हैं नीचे
तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है, g माइनस ए नेट एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो पुट कर दो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ g माइनस में ए टी स्क्वायर। पहले बनाओ उसकी इक्वेशन मोशन की जो यूज होगी। एलिवेटर आ रहा है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड आ रहा है तो वेट कम हो रहा है पर्सन का, मतलब उसका एक्सेलेरेशन ये वाला कम था। हाँ, अब चीज़ें पुट कर दो, इनिशियली वो रेस्ट में था, ये 0 होगी, सब कुछ वैल्यू पुट कर दो। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की उसने 1.44 इज इक्वल टू हाफ, जी की वैल्यू यूज करनी 10, एक्सेलेरेशन अगले ने पूछा है, टाइम कितना दिया भाई गिरने का 0.6 का स्क्वायर, बस आ गया आंसर। देखो 1.44, ये 2 इधर जाके ऐसे हो जाएगा, ये इसके नीचे आएगा 0.6 इंटू में 0.6 उधर बच गया 10 माइनस में ए, काट दो 0.6 नीचे देखो, इसको अगर डेसिमल रिमूव करोगे नीचे 100 आएगा, और इनकी वजह से भी ऊपर 100 जाएगा, तो डेसिमल हो गए सबके रिमूव, तो ये 3 पे कटेगा। ठीक है, ये से कट रहा है क्या, हाँ कटेगा, 3 चौक 12, 3 24 48, 6 पे भी कटेगा 8 पे, हाँ तो 8 इज इक्वल टू हो गया 10 माइनस ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए उधर ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आएगा 10 माइनस 8 इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 2 इसका आंसर है। बस मोशन की इक्वेशन यूज की, जो गिवन डाटा उसके हिसाब से पता चल जाता है कौन सी यूज होगी। बस एलिवेटर नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, तो उसका एक्सेलेरेशन चेंज करके उस इक्वेशन में रखना था, और कुछ भी नहीं था भाई। ठीक है, नेक्स्ट है इसी पेपर का 109, देखो ये बात, कंसिडर द अरेंजमेंट शो इन फिगर, दिख रहा है आपको, अज्यूम ऑल सरफेस टू बी स्मूथ, स्मूथ है मतलब फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। इफ अन है ये वाला, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड वेज। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड वेज नॉर्मल विल बी, ये वेज है तो ये ग्राउंड के बीच में यहाँ नॉर्मल फोर्स, इसके ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स पूछा है, तो देखो नॉर्मल फोर्स होता है ना, नॉर्मल फोर्स है कोई ऑब्जेक्ट का नॉर्मल फोर्स, वो उसके वेट को बैलेंस करता है, मतलब n इज इक्वल टू एम जी है। ठीक है भाई, इसके ऊपर नेट डाउनवर्ड कितना लग रहा है वो उसको बैलेंस करेगा, तो अपने को इसके ऊपर पूछा है भाई नॉर्मल कितना होगा, तो इसका नॉर्मल उतना ही होगा, ये डाउनवर्ड जितना होगा यहाँ चेक कर लो बस कितना है, तो एक तो इसका वेट लग रहा है नीचे कैपिटल एम है तो कैपिटल एम जी वेट लग रहा है। दूसरा देखो यहाँ पे ब्लॉक है जिसके नॉर्मल इधर है, जिसका नॉर्मल फोर्स इधर है, नॉर्मल को रिजोल्व करो तो ये एन, अगर ये इसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन थीटा है तो वर्टिकल हमेशा थीटा बनाती है, तो यहाँ कोस थीटा आएगा और ये आ जाएगा एन साइन थीटा। तो इस ब्लॉक का अपवर्ड एन कोस थीटा उतना ये नीचे भी देगा, क्या एन कोस थीटा, तो इस वेज के ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स हो गया एम जी प्लस में एन कोस थीटा। नेट डाउनवर्ड निकाल लिया, वहीं रिएक्शन बनता ऊपर, मतलब रिएक्शन या फिर किसके नॉर्मल रिएक्शन मान लो। हाँ, तो ये इसका आंसर आ गया एन कोस थीटा प्लस में एम जी। ठीक है, तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन उतना ही होगा जितना नेट डाउनवर्ड है, और नेट डाउनवर्ड इसका वेट है, और दूसरा ये ब्लॉक दे रहा है, ब्लॉक भी ये भी तो इसके ऊपर है, तो सीधी सी बात दबाव डाल लेगा, कितना दबाव डाल लेगा इतना, तो दोनों निकाल लिया बस। ठीक है, 109 का था ये, 108 जस्ट इसका पिछला क्वेश्चन ये रहा 108, ये 4 कैसे आ गया, अच्छा ये 107 BC का अभी देख लो, लगातार बहुत दे रखे बता रही मैं, 3 दिन 7 क्वेश्चन है इसमें। देखो एट t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड की बात हो रही है, एक्सेलेरेशन पार्टिकल का काउंटर क्लॉकवाइज इन सर्कुलर मोशन में ये था, इट्स मूव एट कांस्टेंट स्पीड एट टाइम 5 सेकंड में, ये 2 पे था फिर 5 सेकंड टाइम हो गया, तो पार्टिकल का एक्सेलेरेशन ये हो गया। व्हाट इज द रेडियस ऑफ पाथ टेक बाय द पार्टिकल इफ t2 माइनस t1 इज लेस देन द टाइम पीरियड। तो देखो इसका मुझे लगता है भी आंसर मैच तो हुआ नहीं, बट मैं बता देती हूँ कैसे। देखो 2 एक्सेलेरेशन दे रखे हैं, और जब मैंने एक्सेलेरेशन 1 की डॉट प्रोडक्ट की सेकंड से तो 0 आया, इसका मतलब वो दोनों थे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है थीटा वहाँ π/2 था। हमें पहुंचना किस तक, रेडियस तक, तो रेडियस आती है सर्कुलर मोशन में ओमेगा स्क्वायर आर, एक्सेलेरेशन ये होता है, तो आर का मतलब होता है एक्सेलेरेशन बाई ओमेगा स्क्वायर। एक्सेलेरेशन तो इसने दे रखा है, एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस है ना ये वाला, इसका स्क्वायर करोगे प्लस में दूसरे का 4 का स्क्वायर करोगे, रूट निकालोगे तो ये आ गया रूट ऑफ 52। ठीक है, ये निकल गया। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 थीटा बाई चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो थीटा कितना वेरी कर रहा है π/2, और टाइम पीरियड देखो पहले 2 सेकंड पे था फिर 5 पे मतलब 3, तो ओमेगा की वैल्यू निकल गई, ए की भी निकल गई, आर में रखोगे ना, रेडियस ही तो पूछी है, तो इसका आंसर मैच नहीं हुआ। अगर देखो खुद ट्राई करके देख लेना, मुझे बता देना भाई क्वेश्चन नंबर है 108 का, इसका आंसर मैच होगा कि नहीं हो गया। आंसर मैं बता देती हूँ, ये वाला 2.92 मीटर, ये करेक्ट आंसर है इसमें। जस्ट ऊपर वाला ही क्वेश्चन इसी से है, देखो
टू आइडेंटिकल ब्लॉक हैं ए बी कनेक्टेड बाय ये मासलेस स्ट्रिंग, जैसे कि जोड़ रखे हैं दोनों एक दूसरे से, प्लेस्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस और हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। ए बुलेट सी, ये बड़ी दिख रही है, ऑफ सेम मास, मास का मतलब तीनों का मास सेम है, मूव विद स्पीड यू, यू से मूव करी, स्ट्राइक ब्लॉक बी, बी पे जाके टकराएगी, फ्रॉम बी साइड से दिखा। इफ द बुलेट गेट इम्बेडेड इनटू, अगर ये ब्लॉक में चली जाती है भी, इसके ऊपर जाएगी, इसके अंदर घुसेगी तो एकदम झटका लगाएगी, इसको मूव करवाएगी, ये मूव करेगा, ये इससे बंधा हुआ तो ए भी मूव करेगा, ठीक है। और क्योंकि गोली इसके अंदर है तो तीनों सेम वेलोसिटी से ही मूव करेंगे। पूछा क्या, देखो इम्पल्स ऑन ए पे इम्पल्स पूछा है, टेंशन भाई, इम्पल्स का मतलब इसके ऊपर भी तो फोर्स लगा है, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, तो ये गोली इसके अंदर जाएगी तो एकदम झटका लग के इसको मूव करवाएगी तो पीछे ये भी तो मूव करेगा, तो इसके ऊपर कितना इम्पल्स ने काम किया, ये बंधे हुए हैं। तो देखो इम्पल्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, बताया था ना मैंने, P2 माइनस P1, तो ये निकाल लो। अच्छा ये कोलिजन टाइप का मैंने क्वेश्चन बताया था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से निकालते हैं। तो लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है पहले मोमेंटम, देखो पहले मोमेंटम ये दोनों तो रेस्ट पे हैं, सिर्फ ये चीज़ मूव कर रही है, तो इसके लिए निकालोगे मास इंटू वेलोसिटी 0 है, सेकंड के लिए निकालोगे मास इंटू इसकी वेलोसिटी 0। शुरू में तो रेस्ट पे ये चल कौन रही है, बुलेट चल रही है, मास इंटू इसकी वेलोसिटी u है, ये तो चली रही है शुरू में, बाद में जब ये इसके अंदर चली गई उस टाइम क्या सिनेरियो है, तीनों का मास इंटू में सेम वेलोसिटी, ये इसके अंदर घुसेगी, इसको मूव करवाएगी, गोली तो इसके अंदर है वो भी उसी वेलोसिटी से चलेगी, ब्लॉक मूव करे उतने से ये चले, तीनों की वेलोसिटी सेम है भाई, ये तो 0 ही होगी। तो यहाँ से m u इज इक्वल टू 3mv, तो v की वैल्यू आ गई भी ν/3, वेलोसिटी निकल गई, किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं जब गोली अंदर चली गई। फिर इसने ए के ऊपर इम्पल्स पूछा है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम, ये वाला, तो मास इनटू वेलोसिटी फाइनल और मास इनटू इनिशियल, तो इनिशियल तो ये रेस्ट में ही है, पहले तो ये दोनों रेस्ट में ये चल रही है, तो ये तो हो गया 0, और मास इनटू वेलोसिटी का फॉर्मूला बाद में हमने वेलोसिटी कितनी मिली ये, तो इसका आ गया mu/3, mu/3, ठीक है, मेरे हिसाब से समझ आ गया भाई। अगला देखो करेक्ट पूछा है, कौन सा मोस्ट करेक्ट है, हो सकता है चारों ही करेक्ट हो, बट क्या पूछे इसने, मोस्ट करेक्ट, सबसे करेक्ट कौन सा लें। नॉर्मल होता है ऊपर, फोर्स इज समथिंग एज वेट, भैया हम उसको वेट मान सकते हैं भाई, मान देखो ये नॉर्मल होता है, ये इसका वेट है, तो हम ऐसे लिखते हैं n = mg होता है ये। नॉर्मल फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द वेट बट ऑलवेज हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड, ये कह रहा है भाई वेट से डिफरेंट होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि देखो लिफ्ट ऊपर जाती है वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, और लिफ्ट नीचे आती है, या फिर इंक्लाइंड प्लेन की बात करें तो नॉर्मल तो ऐसे होता है और वेट डाउनवर्ड लगेगा तो इसके सामने तो mg cos थीटा होता है, तो मतलब अकेले इस वेट से mg से तो ये अलग हो गया, cos थीटा कंपोनेंट आ गया, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा है ऑलवेज हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड, नहीं होता पर है, कई बार देखो mg अलग है, mg cos थीटा वैल्यू अलग है। नॉर्मल फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम वेट, डिफरेंट होता है वेट से, बट द टू फॉर्म एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, हाँ इससे डिफरेंट होता है, बट एक्शन रिएक्शन करेंगे तो हम उनको पेयर बना के इक्विवेलेंट रखते हैं भी। अगला देखो नॉर्मल फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम वेट, बिल्कुल सही है, बट द टू वे हैव द सेम मैग्नीट्यूड इन सर्टेन केस, हाँ ये सही है भाई, ये कह रहा है भाई वेट से तो ये अलग होता है, बट कुछ केसेस में ये वेट के बराबर होता है, जैसे कि दिखाया गया है, तो इसका मोस्ट हम करेक्ट के साथ जाएंगे, इसके साथ जाएंगे 1 एंड 4th ऑप्शन के साथ, ठीक है। हाँ इस पेपर के सारे हो गए भाई, एक पेपर और उठा रही हूँ मैं जिसमें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर फिनिश वीडियो अपनी। तो देखिए हाँ क्वेश्चन मैंने इसमें छुटवा दिए भी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन थे भी, अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, एक वीडियो में फिर बहुत लंबी हो जाती है, बैठ के पढ़ाने में थोड़ी सी वो हो जाती है ना, फिर कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, अकेले क्वेश्चंस की कराऊंगा ना प्रैक्टिस सेट, बता देना भी, जो अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज रखूँ तो उनके साथ रख लूँगी, करवानी नहीं करवानी खुद प्रैक्टिस कर लोगे क्या। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, ए पावर सप्लाई टू ए पार्टिकल जिसका मास 2 kg है, वेरी कर रहा है पावर टाइम के साथ ऐसे, p वाट में है, t सेकंड में, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल t = 0 पे 0, t = 0 था तो वेलोसिटी 0 था, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जब टाइम 2 सेकंड हो जाए तो कितना वेलोसिटी हो जाएगा। देखो ये इंटीग्रेशन का ले लिया इसने, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पावर का फॉर्मूला होता है d⍵/dt पावर, इसको लिखूँ मैं फोर्स पर यूनिट टाइम, फोर्स का क्या होता है ma और अच्छा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो ये हो जाएगा m
और ये बनेगी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को लिखूंगी dv/। चलिए यहाँ सोल्व करवा देते हैं। देखो पावर का फॉर्मूला होता है पावर का क्या mv/dv, ये याद रख लेना चाहिए भी। और इधर आ जाएगा नीचे dt हो ना, dt उधर चले जाएगा, ये वाला कैसे आया देखो, ये मैं बता दिया d⍵/dt। वर्क डन को लिखोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नीचे टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा वेलोसिटी मास का मास, और एक्सेलरेशन को लिख लेंगे dv/dt, ये dt इसके साथ चला जाएगा तो mv/dt इधर बच जाएगा, उसको टाइम के साथ इधर कर दो। इनका करना सिंपल इंटीग्रेशन, टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है देखना एक बार, 0 से 2 सेकेंड, वेलोसिटी पहले 0 थी, टाइम 0 था तो 0 थी, ये हमें निकालनी तो v ले लो, बस इंटीग्रेशन कर दो और कुछ नहीं है। पावर का इसने दे रखा है 3t² और dt इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इसका करी दो, v का क्या हो जाएगा v²/2, वेलोसिटी 0 to v, इसका करो 3/2, t² का इंटीग्रेशन होता है 3⁻³ लिमिट है 0 to 2, ये बच गया ½ mv²। ठीक है लिमिट रख दो, t⁻³ 8 होता है बटे में 3 और 0 का तो कुछ नहीं बनेगा 1/mv²। 2 से 2 काट दो, 3 से 3 कट गया तो v² की वैल्यू आ गई 8 तो v की आ गई 2। इंटीग्रेशन का दे रखा था ना, तो बस इंटीग्रेशन का वेलोसिटी की फॉर्म में फॉर्मूला बना लिया हमने, इसका फॉर्मूला आ गया 2। 149 का है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज एट रेस्ट, पहले रेस्ट में था, हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था ब्लॉक और सरफेस के बीच में 0.1, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स 3 न्यूटन अप्लाइड ऑन द बॉक्स, ऐसे बना हुआ भाई ये बॉक्स है तो इसके ऊपर 3 न्यूटन का फोर्स दिखा रखा है, 0.1 इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। द स्पीड ऑफ ब्लॉक मीटर पर सेकेंड में आफ्टर इट मूव ए डिस्टेंस, जब ये डिस्टेंस चले भी 9 मीटर तो उसकी स्पीड बतानी है मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू लेनी है भाई 10 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है तो मतलब v की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो कैसे, जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो सीधी सी बात है इसको कोई रोकने वाला है, और रोकने वाला तो 3 न्यूटन का फोर्स दे रहे हो, सारा लग नहीं रहा, तो इसकी वजह से पीछे की तरफ कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो निकालना पड़ेगा पहले। तो उसका फॉर्मूला F = क्या होता है न्यू1, और ये n इधर है तो इस किसको बैलेंस करता है mg को, तो इसको मैं लिख सकती हूँ न्यू mg। न्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1, मास इसका कितना दे रखा है 2 और g की 10 यूज करनी, ये आएगा फ्रिक्शन फोर्स। तो इसको डेसिमल रिमूव करोगे 10, इससे कट गया तो फ्रिक्शन फोर्स आ गया 2, मतलब पीछे की तरफ लग रहा है 2 न्यूटन, 3 इधर दे रहे हो 2 न्यूटन पीछे की लग रहा है, तो अब नेट कितना बच गया 1 ही न्यूटन बच गया। इस बॉक्स पे तो 1 ही न्यूटन लग रहा है भाई, 2 पीछे की तरफ है तो कैंसिल कर रहा है, 3 न्यूटन वाले में से 2 तो 1 बच गया बस। अब कुछ नहीं क्वेश्चन में निकालना अभी हमें वेलोसिटी, तो मोशन की इक्वेशन रख दो v² - u² = 2as। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी, इनिशियल वो रेस्ट में था 2a की वैल्यू इसने बोला कितनी यूज़ करना है एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन तो हमने निकाले नहीं, देखो फोर्स इज इक्वल टू होता है ma, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा F/m, तो F कितना काम करे 1, मास इसका कितना 2, तो ये आ गया 0.5, तो एक्सेलरेशन आ गया भी 0.5 और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल पे पूछी इसने 9 पे, तो v² की वैल्यू आ गई 2 × में 5 × में 9 और इसका डेसिमल रिमूव करोगे नीचे 10, 5 पे जाएगा 9 पे, वेलोसिटी आ गई 3, 9 है ना, v² = 9, v = 3। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, कमेंट करके अपना सुझाव दिया करो, कटौती करते हो भी फिर भी कमेंट में थोड़ा थोड़ा लाइट का फ्लैश आ रहा है भाई, ये पता है क्या, अब दिन में उतना टाइम नहीं बचता और काम हो जाता है, तो मैं अब ये सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ, तो इस टाइम लाइट जला के बनानी पड़ती है ना, तो पता नहीं कैसे लाइट फ्लैश करती रहती है भी, दिन में बनाती हूँ बाहर तो लाइट का फ्लैश नहीं होता, तो कर लेना भाई मैनेज थोड़ा सा। अब मैं थोड़ा सा टाइम बचा नहीं ना तो लाइट की उसमें बनाने लगी, थोड़ा सा फ्लैश आ रहा है। हाँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, और नए हो अगर नए स्टूडेंट हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भी, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की इसके ऊपर लेके आऊँ नहीं लेके आऊँ, जो बुक है ना मेरे पास ये वाली मॉड्यूल वाली, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं 20 के, मैंने देखा, और कुछ मैंने पेपर के भी छुड़वा दिए भी, मैंने तो 4 ही सेट के करवाए जिसमें एक में ही क्वेश्चन हो गए, 7 ज़्यादा हो जाते हैं, लंबी वीडियो बहुत हो जाती है, तो उसके साथ ले लेंगे। तो तैयारी करते रहें, बता देना अपना सुझाव जैसा भी हो, ठीक है। बाय बाय।